नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 के हिंदी के वर्ग में आपका स्वागत है। शब्द संरचना की बात हम कर रहे हैं। उसके अंतर्गत इसके पहले भाग में, वीडियो के पहले भाग में उपसर्ग के बारे में हमने कुछ सीखा था। उपसर्ग क्या है और उपसर्ग का उपयोग क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। फिर से बता देता हूँ कि उपसर्ग वही शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। और ये बात हम सीख गए, आपने मुहावरा भी किया होगा। आज इसके अंतर्गत हम प्रत्यय की बात सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे प्रत्यय क्या है। अब यहाँ पर प्रत्यय को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मानो देखो, यहाँ मैं शब्द लिखता हूँ चाचा। दया, दीना। चलो, इसके पीछे मैं एक प्रत्यय रखता हूं। एक शब्दांश है ई, आलू। यहां दिन के पीछे मैं एक प्रत्यय रख रहा हूं। इससे जो हमें नया शब्द मिलता है, चाचा का हो गया चाची। दया के पीछे आलू प्रत्यय रखने से हो गया दयालु, विशेषण शब्द मिला। दिन के पीछे एक प्रत्यय रखने से हमें नया शब्द मिलता है दैनिक। समझ गए होंगे आप प्रत्यय क्या है। वही शब्दांश, वही अव्यय, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पीछे आकर, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पीछे आकर नए शब्दों का निर्माण करता है। बराबर। तो ऐसे शब्दांश को हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। बराबर। तो इसकी परिभाषा हमें लिखनी है तो किस प्रकार लिखेंगे? लिखें, प्रत्यय क्या है? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है, वह प्रत्यय है। समझ गए आप? शब्द के पीछे, शब्द के आगे जो शब्दांश लगता है वह उपसर्ग है। शब्द के पीछे जो शब्दांश लगते हैं वे प्रत्यय है। बराबर। और इस प्रकार हमने ये जो नए शब्द बनाए, प्रत्यय वह है जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है।
ऐसे प्रत्यय से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। उपसर्ग के बारे में साफ साफ ऐसा नहीं था, लेकिन प्रत्यय के बारे में ऐसा है। जैसे दया, ये भाववाचक संज्ञा है और इस भाववाचक संज्ञा के पीछे आलू प्रत्यय हमने रख दिया, तो इससे जो नया शब्द हमें मिला दयालु, तो ये विशेषण शब्द बन गया। चाचा है, उसके पीछे ई प्रत्यय लगा तो हमें चाची शब्द अर्थात स्त्रीलिंग रूप मिला, चाचा का स्त्रीलिंग रूप हमें मिला। तो इस प्रकार प्रत्यय के कारण शब्द में परिवर्तन आते हैं। अब ऐसे प्रत्यय हिंदी साहित्य में मुख्य दो प्रकार के हैं। प्रत्यय के मुख्य दो भेद हैं। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। दोनों को समझे, कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है। तो कृत प्रत्यय वे है, मतलब उदाहरण हम दे, मानो खेल शब्द है हमारे सामने और उसके पीछे हम आड़ी प्रत्यय लगाते हैं, तो इससे हमें शब्द मिलता है खिलाड़ी। क्रिया के धातु, ये खेल जो शब्द है क्रिया धातु का रूप है। बराबर। और क्रिया धातु का जो रूप होता है उसके पीछे जुड़कर कुछ प्रत्यय नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जो प्रत्यय क्रिया धातु के रूप के पीछे जुड़ते हैं वे है कृत प्रत्यय। क्रिया धातु के रूप के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय, ये है कृत प्रत्यय। आड़ी को हम कृत प्रत्यय कहेंगे। यह है कृत प्रत्यय। कब? अगर संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम के पीछे आड़ी प्रत्यय रखते हैं तो वह कृत प्रत्यय नहीं है, उस समय उसका प्रकार बदल जाएगा। लेकिन खेल क्रिया धातु का रूप है और क्रिया धातु के रूप के पीछे जो प्रत्यय लगता है उसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया धातु के रूप में शब्द के पीछे जोड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। मान लो कि खा, ये क्रिया धातु का रूप है और उसके पीछे हम प्रत्यय रखते हैं ते, ते, तो क्या हो जाएगा? खाते खाते। बराबर। चलो, लूट, ये क्रिया धातु का रूप है, लूटना, लूट, और उसके पीछे हम एरा प्रत्यय रखते हैं तो उससे हमें शब्द मिलेगा लुटेरा।
ध्यान रखो कि लुट क्रिया धातु का रूप है तो उसकी मात्रा दीर्घ ऊ है, लेकिन जब एरा प्रत्यय लगता है तो लुटेरा शब्द मिलता है, तब ल की जो मात्रा है ह्रस्व ऊ छोटी मात्रा हो जाएगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बराबर। चलो, ओढ़ ये क्रिया धातु का रूप है और उससे नी शब्द नी प्रत्यय रखते हैं तो शब्द मिल जाता है हमें ओढ़नी। संज्ञा शब्द का निर्माण हुआ, ओढ़नी संज्ञा शब्द मिला। क्रिया धातु के रूप के साथ कृत प्रत्यय रखा नी और इससे शब्द मिला ओढ़नी। लूट क्रिया धातु का रूप है, एरा प्रत्यय रखा तो लुटेरा कर्तृवाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। बराबर। चलो, सज ये क्रिया धातु का रूप है, उसके पीछे हम आवट कृत प्रत्यय रखते हैं, इससे शब्द हमें क्या कौन सा मिलता है? सजावट भाववाचक संज्ञा हमें मिली। बराबर। चलो, पढ़ ये क्रिया धातु का रूप है, उसके पीछे कर प्रत्यय रखते हैं तो नया शब्द मिलेगा हमें पढ़ कर। बराबर। औना खेल शब्द के पीछे औना शब्द रखते हैं, प्रत्यय रखते हैं औना, तो उससे हमें जो मिलता है नया शब्द संज्ञा शब्द मिलेगा खिलौना। जातिवाचक संज्ञा का रूप हमें मिला, संज्ञा पद मिला हमें। खेल क्रिया धातु का रूप है, उसके पीछे कृत प्रत्यय लगाया हमने औना और उससे हमें जो शब्द मिला वह बना खिलौना। तो इस प्रकार प्रत्यय के अंतर्गत ऐसे कुछ कृत प्रत्यय होते हैं। अब हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय की बात हम करते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है यह देखें। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय दिखा, इतना याद रखना, क्रिया धातु के रूप के पीछे लगने वाले शब्द वे हैं कृत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या है, इसके लिए मैं कुछ उदाहरण यहां पर लिखता हूं। मतलब कि कला शब्द है और कला ये संज्ञा शब्द है। बराबर। मीठा तो ये विशेषण शब्द है। अपना ये सर्वनाम है और बाहर ये अव्यय शब्द है। ये अव्यय क्या होता है, ये प्रश्न आपको, ये संज्ञा विशेषण सर्वनाम को आप जानते हैं, लेकिन अव्यय क्या है? अव्यय ये अविकारी रूप है। किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग हम करते हैं तो कर्ता अगर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है तो सभी रूपों में परिवर्तन आता है। क्रियापद के रूप में भी परिवर्तन आएगा कि गया का गई, लेकिन लड़का बाहर गया। बराबर। और लड़की बाहर गई, बाहर का बाहरी शब्द नहीं होता, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता और इसलिए वह अव्यय शब्द है। बराबर। अब इसके पीछे हम कुछ प्रत्यय रखेंगे। बराबर। मान लो कला के पीछे हम शब्द रखते हैं कार, मीठा के शब्द आस, यहाँ अपना के पीछे पन प्रत्यय रखते हैं और बाहर के पीछे हम ई प्रत्यय रखते हैं। बराबर। और इससे जो शब्द मिलेगा हमें, कला के पीछे कार प्रत्यय रखते हैं तो हमें कौन सा शब्द मिला?
कलाकार। मीठा शब्द है, उसके पीछे हम आस शब्द रखते हैं तो हमें शब्द मिला मीठास। मीठा दीर्घई है, लेकिन मीठास शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में जब उसका निर्माण होता है तो रस्वई हो जाती है। अपना के पीछे पन शब्द प्रत्यय रखा तो अपनापन, भाववाचक संज्ञा मिली। बाहर के पीछे हम शब्द रखेंगे ई प्रत्यय तो हो गया बाहरी, विशेषण शब्द हमें मिलता है। तो ये जो प्रत्यय है कार, आस, पान, ई, किसके पीछे लगे? संज्ञा के पीछे, विशेषण के पीछे, सर्वनाम या अव्यय। अर्थात तद्धित प्रत्यय क्या है? ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या अव्यय के पीछे लगते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तो ये है तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में लगने वाले प्रत्यय। यह है तद्धित प्रत्यय। तो आपको मालूम हो गया कृत प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है, बराबर। अब तद्धित प्रत्यय की भी कुछ भेद है, संक्षिप्त में हम इसकी बात करेंगे। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। मान लो हमने एक उदाहरण यहाँ पर दिखा था, मान लो चाचा, उसके पीछे हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो गया? चाची। अर्थात ई प्रत्यय के कारण हमें स्त्रीलिंग रूप मिला, तो ये स्त्रीलिंगवाचक तद्धित रूप इसे कहते हैं। कुछ तद्धित प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कर्तृवाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं, और ऐसे प्रत्ययों को कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मान लो कि ऐसा प्रत्यय है गर, मान लो कि जादू शब्द है और इसके पीछे गर प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द मिला हमें जादूगर। अर्थात जादूगर एक कर्तृवाचक संज्ञा हुई। कर्तृवाचक संज्ञा का निर्माण करने के लिए जो प्रत्यय हमने प्रयुक्त किया, जिसका प्रयोग किया, वह है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, बराबर। चलो, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो हमें स्थान का बोध कराते हैं। मतलब गुजरात, उसके पीछे हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो उसका क्या हो गया? गुजराती। अर्थात गुजरात में रहने वाला व्यक्ति, एक स्थान का बोध कराता है ये प्रत्यय, और इसलिए इसे हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे, बराबर। मुहावरा करेंगे आप लोग, आपकी किताब में ये पूरा प्रकरण है, आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो आपका मुहावरा संपूर्ण होगा। चलो, कुछ प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। मान लो कि धन शब्द है और उसके पीछे वान प्रत्यय रखते हैं तो इससे हमें शब्द मिलता है धनवान, बराबर। चलो, धर्म, उसके पीछे ईक प्रत्यय लगते हैं तो धार्मिक। ये जो विशेषण शब्द है, गुणवाचक विशेषण शब्द है, तो ये गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। चलो, भाववाचक तद्धित प्रत्यय भी होते हैं, यह गुणवाचक तद्धित प्रत्यय।
बराबर। चलो यहां मैं शब्द रखता हूं मित्र और उसके पीछे ता प्रत्यय मैंने रखा, तो इससे शब्द मिलता है मित्रता। और मित्रता ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, अर्थात जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। आपको ऐसा नहीं रखना है मान को ता प्रत्यय वो भाववाचक संज्ञा का ही निर्माण करता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ता प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ तो उसकी अगर पहचान करनी है तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। आपको तो सिर्फ प्रत्यय को पहचानना है, बराबर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये मैं विशेष बात यहाँ पर रख रहा हूँ। चलो कुछ प्रत्यय बहुवचन तद्धित प्रत्यय होते हैं। मान लो कि लता और उसके पीछे ए प्रत्यय रखते हैं तो इससे क्या होगा? लताएं। ये बहुवचन का हमें रूप मिला। अर्थात कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनके कारण बहुवचन का निर्माण होता है तो ये बहुवचन तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं, बराबर। चलो आगे देखें। मामा, उसके पीछे मैंने एरा प्रत्यय रखा तो ममेरा, यानी कि मामा का लड़का, ममेरा भाई, बराबर। तो एक संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। यहाँ पर संबंध स्थापित होता है इस प्रत्यय के कारण, एरा प्रत्यय के कारण संबंध स्थापित हुआ और इसलिए ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है, बराबर। चलो कुछ प्रत्यय क्रमवाचक होते हैं। मान लो कि मैं 9 शब्द रखता हूं और उसके पीछे वा शब्द रख दिया तो हमें मिलेगा 9वां। 9वां ऑर्डिनरी नंबर है, अर्थात क्रम को सूचित करता है, अर्थात यहाँ पर क्रमवाचक संख्या मिली, अर्थात वा शब्द है ये क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय है, बराबर। 2 के पीछे हरा तो दोहरा हो जाता है, 3 के पीछे गुना तो तिगुना हो जाता है, 4 के पीछे गुना तो चौगुना शब्द हो जाता है। तो ये क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय है, बराबर। मित्रों खास ध्यान में रखने की बात यह है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में आपको सिर्फ पहचान ही करनी है कि ये वाला शब्दांश है, ये उपसर्ग है या प्रत्यय है। परीक्षा में सिर्फ इतना ही करना है। अर्थात क्या करना है? मान लो कि आपको अपनापन शब्द मिला है और परीक्षा में आपको सूचित किया गया कि निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग या प्रत्यय छांटिए। अब इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय ये आपको निश्चित करना है, बराबर। तो यहाँ पर हम शब्द देखते हैं तो इसमें उपसर्ग दिखाई देता नहीं है लेकिन प्रत्यय है, तो आप उत्तर के रूप में सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि पान प्रत्यय, बराबर। अथवा प्रतिदिन शब्द आपको दिया गया है और लिखा गया, चलो परीक्षक किसी भी प्रकार की सूचना आपको दे सकता है। आपको ऐसी भी सूचना मिले कि भी निम्नलिखित शब्द से प्रत्यय अलग करिए, तो मान लीजिए कि सिर्फ प्रत्यय ही है। ऐसी सूचना दी जाए कि निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग अलग करिए, तो आप समझ जाएंगे कि सिर्फ उपसर्ग को ही मुझे छांटना है। लेकिन ऐसी सूचना की भी उपसर्ग या प्रत्यय को अलग करिए, तो दोनों में से एक ही है, तो एक को ही मुझे छांटना है, उपसर्ग है या प्रत्यय है। यहाँ पर आपकी कसौटी हो सकती है, बराबर। यहाँ तो सिर्फ सूचना दी गई भी निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग अलग करिए, तो आप सिर्फ लिख सकते हैं कि प्रति शब्द जो यहाँ पर है ये उपसर्ग है। उपसर्ग किस लिए? दिन शब्द के आगे आया है इसलिए।
पन प्रत्यय किस लिए, तो अपना शब्द के पीछे आया है ये शब्दांश, इसलिए प्रत्यय शब्द के पीछे लगने वाला प्रत्यय होता है और शब्द के आगे लगने वाला उपसर्ग होता है। इतनी बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। एकदम सरल प्रकरण है। आपके किताब में भी शब्द संरचना के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय का प्रकरण दिया गया है। आप लोग बार बार इसका मुहावरा करेंगे तो आप अच्छी तरह उपसर्ग और प्रत्यय को पहचान पाएंगे। आशा रखता हूँ कि ये दोनों जो प्रकरण हैं शब्द संरचना के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय आपकी समझ में आया होगा। फिर से आप लोग घर पर बैठे किताब से मुहावरा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।